रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। विशेष में आज हम चर्चा करेंगे राजमहल संसदीय सीट की। सवाल ये उठ रहा है कि राजमहल संसदीय सीट में जो विजय रथ चल रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, क्या लोबिन उस पर ताला लगा पाएंगे? जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने राजमहल संसदीय सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, इसके बाद से इंडिया गठबंधन के कान खड़े हो गए हैं। जाहिर है लोबिन हेम्ब्रम का राजनीतिक इतिहास बहुत पुराना है। 1990 में वो पहली मर्तबा विधायक हुए थे और सबसे बड़ी बात यह है कि 1995 में उनको टिकट नहीं मिला था बोरियो विधानसभा क्षेत्र से झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा, और उस समय बोरियो जैसे विधानसभा क्षेत्र में जहां पर गुरु जी की तूती बोलती थी, उस इलाके में झारखंड मुक्ति मोर्चा की तूती बोलती थी, वहां पर लोबिन हेम्ब्रम निर्दलीय चुनाव जीतकर विधायक बने थे 1995 में। तो जाहिर है कि उस क्षेत्र में उनकी एक धाक है और लगातार जिस तरह से आप देखेंगे स्थानीय नीति का मामला हो या 1932 आधारित खतियान नीति का मामला हो, पेशा एक्ट का मामला हो, या फिर जो वहां पर पत्थर और बालू के उठाव को लेकर के जिस तरह से लोबिन हेम्ब्रम ने अपने ही सरकार को लगातार पिछले कई वर्षों से विधानसभा और विधानसभा के बाहर घेरने का काम किया है, उसके बाद से एक अलग ही छवि लोबिन हेम्ब्रम ने अपनी उस क्षेत्र में बनाई है। पत्थरों के लिए जाना जाने वाला ये क्षेत्र, कोयला पत्थर और बालू के लिए जाने जाने वाला यह क्षेत्र राजमहल संसदीय क्षेत्र, जहां पर 6 विधानसभा की सीटें हैं। अगर आप उसमें देखेंगे तो 4 सीटों पर पाकुर और साहेबगंज जिला के अंतर्गत आने वाले इन 6 सीटों में से 4 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का कब्जा है और चारों की चारों सीटें रिजर्व हैं, जिस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा कब्जा है, यानी एसटी के लिए ये सीटें रिजर्व हैं। पाकुर में कांग्रेस के आलमगीर आलम हैं और वहीं राजमहल विधानसभा से भाजपा के अनंत ओझा हैं। यानी 6 विधानसभा सीटों में 4 विधानसभा सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का कब्जा है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इसी संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बरहेट से विधायक हैं। तो जाहिर है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का इस क्षेत्र में एक अपना वजूद है और यही कारण है कि जब 2014 में मोदी की लहर चली तो उस समय जब सभी संसदीय क्षेत्र सीटों पर, झारखंड की सभी संसदीय सीटों को अगर आप देखेंगे तो दुमका और राजमहल को छोड़कर भाजपा ने सभी 12 सीटें अपने कब्जे में कर ली थी 2014 के लोकसभा चुनाव में। दुमका से गुरुजी उस समय जीते थे और विजय हांसदा 2014 में राजमहल से जीते थे, जबकि मोदी की लहर परवान चढ़कर बोल रही थी। 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी ने दुमका तो अपने कब्जे में कर लिया, लेकिन राजमहल संसदीय सीट को अपने कब्जे में नहीं कर पाया और जीत का अंतर जो था, मार्जिन जो था जीत का, वो 2014 के चुनाव से 50,000 से ज्यादा, 55,000 से ज्यादा करीबन वहां पर बढ़ा। तो कह सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो गढ़ है, जो रहा है, क्योंकि अब तक अगर देखेंगे आप पूरे इतिहास को उठा करके, तो मात्र झारखंड अलग राज्य बनने के बाद एक मर्तबा जो है सो देवीधन बेसरा वहां से संसद चुने गए हैं। बाकी समय में झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही कब्जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में और 2019 में जिसे कैंडिडेट बनाया था वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता थे हेमलाल मुर्मू, और उनको भी चुनाव हारना पड़ा। दोनों ही मर्तबा चुनाव हारे। हालांकि 2004 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही टिकट पर हेमलाल मुर्मू संसद पहुंच गए थे, सांसद बने थे राजमहल से। लेकिन स्थिति क्या बनी कि हेमलाल मुर्मू को तोड़कर लाने के बाद भी भाजपा को वहां सफलता नहीं मिल पाई और अब इस बार जो है सो हेमलाल मुर्मू ने घर वापसी कर ली है। लेकिन सवाल जो उठ रहे हैं कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के ताला मरांडी हैं, दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा की तिकड़ी लगाने जा रहे, हैट्रिक मारने के लिए उत्साहित विजय हांसदा हैं। लेकिन लोबिन हेम्ब्रम ने जिस तरह से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की है और उसके बाद से ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या इंडी गठबंधन जो है सो अपनों से ही परेशान होगी इस बार राजमहल में? क्या विजय हांसदा के विजय रथ को पर ताला लगाने में कामयाब हो पाएंगे लोबिन हेम्ब्रम? राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की अगर हम बात करते हैं तो अगर अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के निर्णयों से लगातार लोबिन हेम्ब्रम खफा चल रहे हों, लेकिन मूल रूप से अगर विधानसभा में देखेंगे आप तो ताला मरांडी से उनकी हमेशा से लड़ाई रही है।
2005 के चुनाव में लॉबिन हेम्ब्रम के लगातार 3 बार के विधायक रहने के बाद 2005 में पहली मर्तबा जो है ताला मरांडी ने उन्हें चुनाव में परास्त किया था बोरियो विधानसभा क्षेत्र से। फिर वो 2009 में चुनाव जीत कर आते हैं, लेकिन 2014 के विधानसभा चुनाव में फिर ताला मरांडी उन्हें परास्त करते हैं और फिर 2019 के चुनाव में लॉबिन हेम्ब्रम चुनाव जीत करके आते हैं। उत्कृष्ट विधायक का सम्मान भी लॉबिन हेम्ब्रम को मिला हुआ है झारखंड विधानसभा की तरफ से। तो अगर अभी के राजनीतिक विषयों को देखते हैं, राजनीतिक जो चल रही है राजमहल संसदीय क्षेत्र उसको देखते हैं, तो जहां एक और लॉबिन हेम्ब्रम मुखर है झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रति ही, लगातार कई चीजों को वो कह रहे हैं। चंपई सोरेन को क्यों मुख्यमंत्री बनाया गया, वारिस तो कल्पना सोरेन थी, शिबू खानदान की, शिबू सोरेन परिवार की, इस पर भी उन्होंने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है। अब जो जिस तरह से जोबा मांझी को टिकट दिया गया है सिंहभूम में, उस पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं लॉबिन हेम्ब्रम में कि जब हो जनजाति का बहुल क्षेत्र है वहां पर, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने संथाल को वहां से कैसे टिकट दे दिया, तो हो जनजाति के लोग कहां जाएंगे, उसके प्रतिनिधित्व कौन करेंगे, ये सवाल भी उन्होंने उठाया है। और मूल रूप से जो आंदोलन लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा अलग राज्य बनने के बाद किया जा रहा था, उस आंदोलन को अपने ही सरकार में रखकर सबसे ज्यादा विरोध करने वाले लॉबिन हेम्ब्रम ही हैं। उन्होंने 1932 आधारित खतियान नीति, पेशा एक्ट और इसके अलावा जो पत्थर बालू की चोरी हो रही है झारखंड में, इस मुद्दे को प्रमुखता के साथ उठाया था। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 1100 करोड़ से ज्यादा के जो पद खनन घोटाले हुए हैं, जो ईडी के द्वारा लगातार कहे जा रहे हैं, मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि, पूर्व मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा इसी मामले में जेल में हैं। कई लोग, कई और अधिकारी भी इस ईडी की जद में आए हुए हैं इस घोटाले को लेकर के। और इस बीच में अब लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है और जिस तरह से लॉबिन हेम्ब्रम मुखर हैं, वो क्या कुछ गुल खिलाता है, ये देखना दिलचस्प होगा राजमहल संसदीय क्षेत्र में। पहले तो मैं आपको राजमहल संसदीय क्षेत्र का इतिहास बताऊंगा और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि आखिर झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये गढ़ कैसे रहा है और कैसे है अभी भी। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार बांग्लादेशी घुसपैठ की बात कही जाती है, खास करके राजमहल के जो विधायक अनंत ओझा या उसके पहले भी जो विधायक थे अरुण मंडल, उनके द्वारा भी ये मामले उठाए जाते थे कि राजमहल संसदीय क्षेत्र में, राजमहल विधानसभा क्षेत्र में या साहेबगंज जिला में बांग्लादेशी घुसपैठ बहुत बड़ी समस्या है। और इसको लेकर के लगातार जो है सो विधानसभा के बाहर और भारतीय जनता पार्टी ने तो इसे मुद्दा ही बनाकर रखा हुआ था। आपको ये जानकारी दे दूं, बरहरवा एक प्रखंड पड़ता है साहेबगंज जिला में, वहां पर, और इसके बाद बरहरवा में आप देख लें, साहेबगंज जिला के बरहरवा और राधानगर थाना क्षेत्र में करीब लाखों के बांग्लादेशी शरणार्थी वहां पर आ बसे हैं। इवन कि वहां पर यह भी कहा जाता है कि बांग्लादेशी शरणार्थियों ने आधार कार्ड तक बनवा लिया है गलत तरीके से, वो वहां के निवासी बन बैठे हैं और इसका विरोध लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। अब आप अगर देखेंगे 1957 से जो चुनाव हुए, वहां पर कांग्रेस पार्टी के से सबसे पहले पाइका मुर्मू वहां से चुनाव जीते थे। उसके बाद 1962, 1967 और 1971 में ईश्वर मरांडी पहले झारखंड पार्टी से 2 मरतबा 1962 और 1967 में वो चुनाव जीते। इसके बाद फिर ईश्वर मरांडी कांग्रेस पार्टी में आ गए और 1971 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते थे। 1977 में एंथानी मुर्मू वहां से जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते थे। 1980 और 1984 में सेठ हेम्ब्रम वहां से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीते थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा का खाता वहां पर साइमन मरांडी, जो कद्दावर नेता थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के और गुरुजी के काफी नजदीकी थे, साइमन मरांडी वहां से चुनाव जीतते हैं 1989 और 1991 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर। लेकिन 1996 के चुनाव में विजय हांसदा के पिता थॉमस हांसदा, जो कांग्रेस पार्टी में थे, उन्होंने उनको हराया था और कांग्रेस पार्टी की जीत हुई थी। 1998 में भाजपा का यहां पहली मर्तबा खाता खुलता है, सोम मरांडी वहां से चुनाव जीतते हैं। लेकिन 1 साल के बाद ही जब 1999 में चुनाव होते हैं लोकसभा के, तो उस समय जो है सो थॉमस हांसदा फिर से कांग्रेस पार्टी के वहां से चुनाव जीतते हैं। लेकिन 2004 के लोकसभा चुनाव में वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा से हेमलाल मुर्मू की जीत होती है, हेमलाल मुर्मू वहां से चुनाव जीतते हैं। 2009 में देवीधन बेसरा बीजेपी से चुनाव जीतते हैं। यानी झारखंड अलग राज्य बनने के बाद भाजपा को सिर्फ 2009 में ही
सफलता मिल पाई है राजमहल संसदीय सीट से। 2014 और 2019 में विजय हांसदा जेएमएम से चुनाव जीतते हैं। 2024 के लिए आपको पता है कि प्रत्याशी की जो घोषणा की है, भाजपा ने ताला मरांडी को उतारा है। विजय हांसदा झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं, लेकिन इस बीच सीपीआई ने भी एक कैंडिडेट खड़ा किया। यानी यहां पर जो है सो महागठबंधन में किस तरह से खटराग हो रहा है वो आप देख लीजिए। लॉबिन हेम्ब्रम निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और वहीं पर गोपेन सोरेन जो है वो सीपीआई से, जो कि पूरे देश में सीपीआई जो है सो कुछ राज्यों को छोड़कर उनके साथ जो है सो आईएनडीआईए गठबंधन के साथ हैं, लेकिन यहाँ भी जो है सो झारखंड में भी सीपीआई आईएनडीआईए गठबंधन में नहीं है और वहाँ से गोपेन सोरेन वहाँ से सीपीआईएम के कैंडिडेट है। अभी जो 3 कैंडिडेट की घोषणा हुई है और निर्दलीय जो घोषणा की है लॉबिन हेम्ब्रम ने 4 कैंडिडेट में। मूल रूप से अगर देखा जाए तो इस बार का मुकाबला त्रिकोणीय होता दिख रहा है। त्रिकोणीय इसलिए होता दिख रहा है कि लॉबिन हेम्ब्रम को हल्के में लेकर के चलना बेईमानी होगी इस संसदीय क्षेत्र में। और इसमें अगर आप देखेंगे आदिवासी बहुल क्षेत्र तो है ही। झारखंड में अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा मुस्लिम मतदाता अगर किसी लोकसभा क्षेत्र में है तो वो राजमहल लोकसभा का क्षेत्र, जहां 35% के करीबन मुस्लिम मतदाता हैं और इतने ही मतदाता जो है 35% करीब में एसटी के मतदाता हैं। ईसाई मतदाताओं की संख्या भी लगभग 8% के करीब में है और अनुसूचित जाति के मतदाता 4.75% करीब हैं। ओबीसी के मतदाता लगभग 10% के करीब में वहां ओबीसी है। खास करके राजमहल का जो एरिया पड़ता है साहेबगंज का, वहां पर यादवों की संख्या अच्छी खासी है। इसके अलावा वैश्य समुदाय के लोग भी वहां पर आते हैं और सामान्य वर्ग की संख्या अगर कहा जाए तो 5% से भी कम सामान्य वर्ग की संख्या वहां पर राजमहल संसदीय क्षेत्र में देखी जाती है, कही जाती है। जाहिर तौर पर अगर 4 विधानसभा के क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व हैं तो इसकी जनसंख्या है और इसी के हिसाब से उस क्षेत्र को 4 विधानसभा क्षेत्र को रिजर्व किया गया है। पाकुड़ सामान्य क्षेत्र सीट है और राजमहल विधानसभा का जो सीट है वो सामान्य सीट है, जिसमें एक पर राजमहल पर भारतीय जनता पार्टी का अनंत ओझा विधायक है और पाकुड़ सीट पर आलमगीर आलम जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं चंपाई सरकार में, वो वहां से विधायक हैं। बाकी की सीटों पर अगर आप देखेंगे तो वो सारे के सारे सीट जो है सो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कब्जे में हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता स्टीफन मरांडी भी उसी संसदीय क्षेत्र में से विधायक हैं। तो जाहिर है कि इस स्थिति में अगर आप देखेंगे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ है और ये तो साफ साबित होता है कि झारखंड में अलग राज्य बनने के बाद 2004, 2009, 2014 और 2019 4 लोकसभा के चुनाव हुए हैं। 4 में से 3 मर्तबा जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा उस सीट पर जीतती है। मोदी के लहर में भी ये सीट भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में नहीं कर पाती है। अब भारतीय जनता पार्टी को ये उम्मीद है कि लॉबिन हेम्ब्रम के त्रिकोण बनाने से उन्हें फायदा हो सकता है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि एसटी वोट में अगर भाजपा सेंधमारी कर लेगी, एससी वोट में कुछ सेंधमारी कर लेती है वो अलग बात है, लेकिन अल्पसंख्यक का जो वोट है खास करके इस मुस्लिम और ईसाई का, उस वोट में भाजपा का सेंधमारी नहीं हो पाएगा। अब यहां ये देखना होगा कि इस वोट पर लॉबिन हेम्ब्रम क्या गुल खिला पाते हैं। लॉबिन हेम्ब्रम कितना कुछ जो है सो झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो कोर वोटर है वहां का, उस कोर वोटर को लॉबिन हेम्ब्रम अपने पाले में कितना कर पाते हैं। पिछला चुनाव जो है सो विजय हांसदा 99,195 वोट से जीता था और 2014 का चुनाव 40,000 करीबन वोट से जीता था। यानी इस बार 60,000 के करीब वोट जो है 55-60,000 वोट जो है सो विजय हांसदा ज्यादा लाए। तो हराने वाले आदमी जो थे जिसको उन्होंने हराया था वो हेमलाल मुर्मू थे, जो कभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता हुआ करते थे संथाल परगना क्षेत्र से। कई सरकार में वो मंत्री रह चुके थे, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके थे। उनको उन्होंने 2 मर्तबा परास्त किया भाजपा के टिकट पर। अब हेमलाल मुर्मू उनके साथ हैं, तो जाहिर है कि उसका फायदा विजय हांसदा को मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन सवाल घूम फिर कर इसी जगह आके अटक जाता है कि जिस तरह से लॉबिन हेम्ब्रम ने बगावती तेवर अपना लिए हैं, जिस तरह से लॉबिन हेम्ब्रम लगातार मुखर है अपनी ही सरकार के खिलाफ, अपनी ही पार्टी के खिलाफ। यहां तक लॉबिन हेम्ब्रम ने कह दिया कि मैं तो चुनाव लड़ूंगा, पार्टी को जो मैं अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा में ही हूं, चुनाव भी लड़ूंगा, पार्टी को जो फैसला है लेना है ले, मैं चुनाव लड़ने के लिए अडिग हूं और चुनाव लड़ूंगा। और भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन 14 है झारखंड, वो तभी संभव हो पाएगा जब राजमहल के गढ़ को, राजमहल के किला को भारतीय जनता पार्टी ध्वस्त कर पाएगी। क्योंकि मोदी के लहर के बावजूद भी 2014 और 2009 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी राजमहल के किला पर कब्जा नहीं कर पाई थी।
अब इन्हीं सारे गणित को देख कर अब सीता सोरेन को लाया गया है, तो जाहिर तौर पर सीता सोरेन का उपयोग भारतीय जनता पार्टी जो संथाल के क्षेत्रों में करेगी, क्योंकि गुरुजी की बड़ी पुत्र बधू हैं। जो गुरुजी का जो एक औरा है संथाल परगना क्षेत्र में, उस औरा के बीच में सीता को ला करके कितना फायदा भाजपा उठा पाती है, यह भी देखना दिलचस्प होगा इस लोकसभा चुनाव में। साथ ही साथ कई अन्य चीजें हैं, कई समीकरण, जैसा कि मैंने जातिगत समीकरण आपको बताया कि अल्पसंख्यकों का जो वोट है, सबसे ज्यादा अल्पसंख्यकों का वोट जो है सो वो राजमहल संसदीय सीट में पड़ता है, और अल्पसंख्यकों का वोट अधिकांश क्या, लगभग 99% वोट जो है सो वो INDIA गठबंधन की तरफ जाता है। खास करके झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोर वोटर उस क्षेत्र में वही है आदिवासी और मुस्लिम। इस वोट को लेकर के जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा लगातार वहां से चुनाव जीतती आ रही है, और इस गढ़ पर कैसे अपना कब्जा करती है। राजमहल का जो किला है मुगलों के शासनकाल में, उसके बाद फिर जो बंगाल के नवाब का शासन था, उस समय राजमहल में उनका व्यवसाय चलता था। राजमहल से वो व्यवसायिक केंद्र हुआ करता था। अगर कहेंगे आप तो बिहार के एकीकृत बिहार के समय में जो था सो वो व्यवसायिक केंद्र हुआ करता था। उस किला को किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ध्वस्त कर पाती है 2024 के चुनाव में, ये सबसे कठिन परीक्षा अगर किसी संसदीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के लिए है तो वो राजमहल संसदीय क्षेत्र है, क्योंकि उसका इतिहास भाजपा को वहां पर सीना ठोक के चलने की इजाजत नहीं देता है। और अब इस बार भाजपा क्या कुछ रणनीति अपनाकर वहां काम करती है, यह देखना सबसे बड़ी दिलचस्प वाली बात होगी। क्योंकि राजमहल विधानसभा क्षेत्र में अगर आप देखेंगे, पूरे इतिहास को उठा के देखेंगे, तो राजमहल विधानसभा क्षेत्र में भाजपा का लगातार अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, लेकिन लाख चाह करके भी पाकुर विधानसभा में वो नहीं पहुंच पाती है, बरहेट में भाजपा नहीं पहुंच पाती है, लिट्टीपारा में भाजपा नहीं पहुंच पाती है। तो आखिरकार इन विधानसभा क्षेत्रों में जो लगातार भाजपा काफी मशक्कत करने के बाद भी, क्योंकि आपको याद होगा कि 2014 में जब राज्य में रघुवर दास की सरकार बनी तो संथाल परगना में रघुवर दास के सबसे ज्यादा कार्यक्रम हुए थे, ताकि वो जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो गढ़ है उस गढ़ में अपने आप को स्थापित कर सके। सबसे ज्यादा योजनाएं अगर गई थी, सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री अगर किसी क्षेत्र में जाकर के जनता से रूबरू हुए थे, जनता के साथ सीधा संवाद किया था उस समय के मुख्यमंत्री ने, तो वो राजमहल संसदीय क्षेत्र था, संथाल परगना का क्षेत्र था। बावजूद इसके उन्हें सफलता नहीं मिली। साइमन मरांडी के निधन के बाद जब उपचुनाव होते हैं, अनिल मुर्मू के निधन के बाद जब उपचुनाव होते हैं, उस समय भी भाजपा ने लाख प्रयास किया था, लेकिन उन्हें सफलता वहां हाथ नहीं लगी थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सामने वो नहीं टिक पाए थे, चाहे वो लिट्टीपारा का विधानसभा क्षेत्र हो, या महेशपुर का विधानसभा क्षेत्र हो, या बरहेट का विधानसभा क्षेत्र हो। हाँ, ये सच है कि 2005 और 2014 में जो भाजपा कैंडिडेट हैं ताला मरांडी, उन्होंने जो निर्दलीय प्रत्याशी खड़े होने जा रहे हैं लॉबिन हेम्ब्रेम को, बोरियो विधानसभा क्षेत्र में 2 बार परास्त अवश्य किया है। तो अब ये गणित क्या बनता है, राजमहल में क्या कुछ होता है, क्या आदिवासी वोट जो 35% से ज्यादा जो आदिवासी वोट हैं, वहां पर जनजातीय वोट हैं, क्या उस वोट में भाजपा जो है सो अपना अधिकांश से नमारी भाजपा इस बार कर पाएगी, भाजपा ट्राइबल वोट्स को अपनी ओर आकर्षित कर पाएगी। लगातार देखा जा रहा है भाजपा कई बड़े नेता जो हैं सो प्रदेश अध्यक्ष सहित कई बड़े नेता जो हैं वहां पर कैंपेन कर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, और इसके पीछे भाजपा की रणनीति ये भी रही है कि बाबूलाल मरांडी के आने से जो संथाल वोटर का जो संथाल परगना में जो एक प्रभाव क्षेत्र है गुरु जी का, उस प्रभाव क्षेत्र में बाबूलाल मरांडी के आने से फायदा हो सकता है। अब ये भी एक चुनौती है बाबूलाल मरांडी के लिए, कह सकते हैं लिटमस टेस्ट है कि संथाल परगना में बाबूलाल मरांडी जो है क्या कुछ कर पाते हैं, क्या कुछ भाजपा को नया दे पाते हैं। और नया तो वही होगा, गोड्डा तो भाजपा के पास है ही, दुमका तो ही भाजपा के पास है ही। जो राजमहल सीट भारतीय जनता पार्टी 2009 के बाद से कभी नहीं जीत पाई है, क्या वहां पर भारतीय जनता पार्टी इस बार कमल खिला पाएगी, ये सबसे अहम सवाल है, यक्ष प्रश्न है। दूसरी ओर जो यक्ष प्रश्न ये है कि जो विजय रथ 2014 से विजय हांसदा का चला है राजभवन में, क्या लॉबिन की एंट्री के बाद उस विजय रथ पर ताला लग सकता है, ये एक प्रश्न है। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।